मूल नक्षत्र अगर प्रोमिनेंट चार्ट में होता है, ऐसे लोग कहीं पर भी जाते हैं ना, वहाँ की नेगेटिव एनर्जी को पूरा खींच लेते हैं और उसको हील कर देते हैं। तो इनका पर्पस ऑफ लाइफ जो होता है हीलिंग के पर्सपेक्टिव से वो लार्जर लेवल पर होता है। उत्तराषाढ़ जिसे धर्म का नक्षत्र भी कहते हैं, धर्म का नक्षत्र है और ये फाइनल विक्ट्री है। चंद्रमा जब इस नक्षत्र में से जाए, आप कोई भी काम की, शुभ काम की शुरुआत कर सकते हो। तो आपको मतलब फाइनल विक्ट्री मिल रही है। क्योंकि ये विक्टोरियस बनाता है आदमी को। श्रवण अगर नक्षत्र है तो आपको बहुत सोच समझ के अपने शब्दों का चयन करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डालने वाला है। आपकी कोई भी उटपटांग बात कितने लोगों को मेंटल लेवल पे डिस्ट्रॉय कर सकती है। चित्रा नक्षत्र, इसे एक ब्राइट स्टार भी कहा गया है। ये नक्षत्र अगर किसी फीमेल के चार्ट में प्रोमिनेंट है तो वो लेडी बॉस है। सिर्फ विशाखा के दो देवता हैं। अच्छा। इस नक्षत्र में भी डुअलिटी है, क्योंकि विशाखा, दो शाखा, दो ब्रांचेस। तो ये अपनी लाइफ में हमेशा डुअलिटी में जूझते रहते हैं। स्पिरिचुअलिटी, मटेरियलिस्टिक, स्पिरिचुअलिटी, मटेरियलिस्टिक। शनि के तीनों नक्षत्र आपको महान बनाते हैं, क्योंकि आप ऐसे काम करते हो जिससे आप महानता की तरफ बढ़ते हो। रेवती मेरा फेवरेट नक्षत्र, क्योंकि मोक्ष का नक्षत्र है, स्पिरिचुअलिटी, नरिशमेंट का नक्षत्र है। बहुत सुंदर नक्षत्र है ये नक्षत्र। मतलब मिलेनियर, बिलियनियर के 2-3 ग्रहों में तो दिखेगा ही दिखेगा। नक्षत्र हमारा मन है, नक्षत्र ज्योतिष का हृदय है। चंद्रमा की 27 वाइज है नक्षत्र, दक्ष प्रजापति की 27 डॉटर्स है नक्षत्र। हमारे आकाश को 27 पार्ट्स में बांटा गया है, वो है नक्षत्र। बिना नक्षत्र के अपनी कुंडली को समझना आधा अधूरा ज्ञान है। कोई तो रीज़न होगा कि आपके जन्म के समय आपको इन्हीं 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र मिला, जो कि आपकी लाइफ के 3 इम्पॉर्टेंट पहलुओं को डिस्क्राइब करेगा। वो है आपकी लाइफ, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी डेस्टिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के बेस्ट पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री पर। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। और दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं 27 नक्षत्रों की सिग्निफिकेंस तो समझेंगे ही, लेकिन इनका पेंडिंग कर्मा भी जानेंगे। जी हाँ, कोई भी राशि, कोई भी नक्षत्र अच्छा या बुरा नहीं होता है। सबकी अपनी स्ट्रेंथ्स और कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, पेंडिंग कर्मा होता है। आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं 27 नक्षत्रों का पेंडिंग कर्मा जानेंगे। तो अपनी पेन और डायरी लेकर बैठ जाइए और खुद का, अपनी फैमिली का, अपने पार्टनर्स का पेंडिंग कर्मा जानिए इस पॉडकास्ट के थ्रू। और इसे शुरू करने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में अपना नक्षत्र ज़रूर बताइए। और इसी खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं मेरी भी और आप सभी की फेवरेट भी, आर वन ऑफ द मोस्ट व्यूड गेस्ट्स, श्रद्धा शर्मा मैम। मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका जो मतलब जो स्टाइल है नक्षत्र के ऊपर बताने के लिए वो पता चलता है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से, आप ऐसे नहीं कि बस कहीं से देख के, और डीप रिसर्च है वो आपकी। मैं भी एक ज्योतिष की स्टूडेंट हूँ, सो आई रिस्पेक्ट लाइक वो लग रहा है आपकी बातों से। तो मैम, मैं शुरुआत करना चाहूँगी इस पॉडकास्ट की इस सिंपल सवाल के साथ कि जब हम 27 नक्षत्रों की तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपके लेंस से नक्षत्र को समझना चाहूँगी कि नक्षत्र हैं क्या, और क्यों बिना नक्षत्र को समझे हमारी कुंडली को हम पूरा नहीं समझ सकते। बिल्कुल सही बात है। बिना नक्षत्र के ज्योतिष काम ही नहीं कर सकती। और हमारे वैदिक ज्योतिष के लिए कहा जाता है कि ज्योतिष जो है वो हमारे वेदों की आईज है। अगर वेदों को समझना है, जो ज्योतिष को समझना पड़ेगा। आईज ऑफ द वेदास, ठीक है ना। अब आईज ऑफ द वेदास कैसे है ये भी मैं आपको समझाऊंगी, और बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे और लोग इससे बहुत डीपली कनेक्ट होंगे। तो जब आपको किसी इतनी पावरफुल सब्जेक्ट को अगर समझना है तो उसके बेस में जाना पड़ेगा, ठीक है। और उसका बेस तो नक्षत्र ही है, क्योंकि आप जितने भी पुराने क्लासिकल चीज़ें या हमारे कोई भी वेद पुराणों की जब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे कहीं पर भी राशियों का इतना कोई बातचीत नहीं है, जिक्र नहीं है। हर जगह नक्षत्र की बात की गई है कि ये नक्षत्र, इवन हमारे हिंदुज़म में जो 16 संस्कार की हम बात करते हैं, जो हमारे
मतलब बर्थ से पहले से स्टार्ट हो जाते हैं, जब हमारी मदर प्रेग्नेंट होती है, जब से वो संस्कार स्टार्ट होते हैं और एंड में जो हमारी डेथ होती है जब तक चलते हैं, वो हर टाइम के अलग अलग पार्ट में संस्कार हैं, ठीक है। तो 16 संस्कार कैसे होंगे, कब होंगे, कौन सा समय अच्छा होगा, वो सब भी कैलकुलेशन नक्षत्र से निकलते हैं। तो नक्षत्र का हमारी लाइफ के पैटर्न के साथ में बहुत बड़ा कैलकुलेटिव गेम जुड़ा हुआ है, और उसको अगर आप इस सब्जेक्ट में या आप पूरे हिंदुज़म में अगर बहुत ज़्यादा आपका कोर अटैचमेंट है तो फिर नक्षत्र को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं समझा है तो आप जो अदर पार्ट्स हैं हमारे इस पूरे शास्त्रों के, उसको समझने में भी कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी। और आप उन सभी चीज़ों को, क्योंकि हमारे हिंदुज़म में हर चीज़ें कथाओं के रूप में बताई गई हैं, बिल्कुल, ठीक है, स्टोरीज हैं सारी, और क्योंकि स्टोरीज हमको ध्यान रहती है, हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं किसी को ये बात बता रही थी कि आपने ज्योतिष कोई पढ़कर, और जब हिंदुज़म स्पिरिचुअलिटी और ये सब चीज़ें समझ रहा है तो उसके लिए एक चमत्कार के जैसा होता है। और अगर सिर्फ ऐसे ही समझ रहा है या पढ़ रहा है तो उसके लिए वो स्टोरी सिर्फ एक नॉर्मल स्टोरी है। यस। लेकिन नक्षत्र पढ़े हैं और जाने हैं, और जब वो स्टोरी सुन रहा है, वैदिक कथाएं सुन रहा है, पौराणिक कथाएं सुन रहा है, तो उसको अपनी लाइफ के सारे इवेंट्स ऐसे चलते हुए पिक्चर जैसे लगेंगे। ओह माय गॉड। अब बहुत सारी कथाएं हैं जो आपने भी बचपन से अपनी दादी नानी घरों में सुनी होगी, वट सावित्री की कथा, ये कथा, वो कथा, लेकिन आपने फिर सुनी और बस सुन के ठीक है ये कथा है, ऐसा कुछ होता होगा, आप उसकी इमेजिनेशन में कुछ समय के लिए गए होंगे और ख़त्म हो गई बात। लेकिन नक्षत्र से जब आप पौराणिक कथाएं समझते हैं तो आपके लाइफ के प्रिडिक्शंस, आपके लाइफ के इवेंट्स निकल के आते हैं, पास्ट के भी, फ्यूचर के भी और प्रेजेंट के भी, और आपको समझ में आता है कि यार ये कथाएं नॉर्मल कथाएं नहीं है, ये हमारे ब्रह्मांड की शक्तियों को डिकोड कर रही हैं। और क्योंकि हम उसका एक पार्ट है, आप और मैं, तो हमारी लाइफ से वो कनेक्टेड है। यस। उससे पहले आपके लिए वो कथाएं सिर्फ एक धार्मिक कथाएं थी, नॉर्मल स्टोरीज थी, धार्मिक थी। आप उससे एक अपने, क्योंकि आपकी रूट्स हैं वो, तो आप उससे कनेक्टेड हो। आप कोई भी व्रत त्योहार आ रहे हो तो सुन लिया बस आपने। लेकिन जब आप, क्योंकि नक्षत्र को अगर डिकोड करना है तो नक्षत्र के देवता हैं, उन देवताओं को समझना और उन देवताओं से जुड़ी हुई जो पुरानी कथाएं हैं, जब आप उसको समझते हो तो आपको पूरी लाइफ समझ में आ जाती है। और वो जो जर्नी होती है वो 27 नक्षत्रों के देवता और उनकी पुरानी कथाओं की, वो मैं कह सकती हूँ अगर कोई उस जर्नी में जाता है ना तो उसके लिए एक मतलब समुद्र मंथन के जैसा है। और समुद्र मंथन में से जब वो एक सोम रस जब निकलता है, जो नेक्टर है, तो वो नेक्टर है। वाओ। तो मैं ये कहना चाहूँगी नक्षत्र के लिए। ब्यूटीफुल। तो इसी से हम 27 नक्षत्रों पे आ जाते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे केतु के नक्षत्र से ही शुरुआत करते हैं। तीनों अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र। तो जिनका भी ये नक्षत्र है ध्यान से सुनिए। तो अश्विनी को मैम हीलिंग का नक्षत्र कहा गया है ना, और बहुत ही मैंने ऑब्जर्व किया बहुत ही एनर्जेटिक लोग होते हैं अश्विनी वाले। तो इनका पेंडिंग कर्मा समझना चाहेंगे हम। इनका पेंडिंग कर्मा में यहाँ पे डुअलिटी है इस नक्षत्र के अंदर, ठीक है। तो देखो हर नक्षत्र में अच्छी और बुरी दोनों चीजें हैं, ठीक है ना, सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। और एक्चुअल में हमको है ना ज्योतिष को इसीलिए समझना चाहिए, देखना चाहिए कि भैया हमारी वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ तो हमारे पास में है, हमें पता है, वीकनेस जब हमारी स्ट्रेंथ बन जाएगी तो हमारा चार्ट और पावरफुल हो जाएगा। तो आज हम नक्षत्र की जब बात कर रहे हैं तो हम वो पेंडिंग कर्मा में वो वीकनेस ही है उसका, जिसके ऊपर वो कार्मिक है, उसके ऊपर वो बार बार काम कर रहा है, उससे वो परेशान है। तो अश्विनी नक्षत्र में डुअलिटी आती है, ठीक है। अब इनके साथ में ये चीजें होती है कि इनको है ना बहुत चीजें ना आगे की दिखती है कि क्या हो रहा है। जैसे कि नकुल और सहदेव जो थे ना, वो अश्विनी नक्षत्र के पुरानी कथाओं में से उनकी स्टोरी यहाँ पर आती है निकल के। पूरी स्टोरी तो बहुत लंबी होगी, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन वहाँ बताया जाता है कि उनको है ना सारी चीज़ें पता थी आगे क्या होने वाला है महाभारत में, सब चीज़ें कैसी होगी वो उनको पता थी, लेकिन उनको बोला गया था कि आपको ये डिस्क्लोज नहीं करना है। तो इनकी लाइफ में यही प्रॉब्लम आती है, इनको बहुत चीज़ें
किसी ना किसी इंट्यूटिव लेवल पे पता होती है कि पहले से कि ये जो भी चल रहा है हमारी लाइफ में इसका एंड क्या होगा। ये इनके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होती है। इसमें क्या होता है, ये अपने काम में 100% नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि अगर कोई चीज इनके फेवर में है तो अच्छा है, अगर फेवर में नहीं तो इनका क्या मन उचट जाता है और ये काम को अधूरा छोड़ देते हैं कि ये तो होगा ही नहीं, अधूरा, हाँ होगा ही नहीं। इनको कहीं ना कहीं से दिमाग में आया वो सबकॉन्शियस माइंड में। अब ये जो चीजें बोल रही हूँ ना, ये अश्विनी नक्षत्र वालों के साथ में होगी, लेकिन उनको इस पैटर्न में नहीं पता होगी ना, क्योंकि उन्होंने वो कथाएं, वो पुरानी वैदिक चीजें तो उनको पता नहीं। लेकिन उनके अगर वो मेरी ये बात सुन रहे हैं तो वो रिलेट कर पाएंगे। उनकी आदत होती है काम को बीच में छोड़ने की, वो इनका सबसे बड़ी वीकनेस है। ये शुरुआत बिल्कुल आंधी की जैसे करते हैं, तूफान की जैसे करते हैं। शुरुआत में मास्टर हैं, कोई भी चीज को एंड में ले जाने में इनको बहुत दिक्कत होती है। इनके काम आधे अधूरे छूटे हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये बार बार डुअलिटी है, तो उन कामों में इनको फिर नेचर लेकर आता है। तो अगर इनके पास में कोई भी काम ऐसा आया है तो इनको एंड तक करना चाहिए, तो इनके कार्मिक पैटर्न जल्दी जल्दी फिनिश होंगे और सक्सेस जल्दी मिलेगी। इसी से हम मघा पे मूव करते हैं। मघा को एंसेस्ट्रल नक्षत्र भी कहा जाता है, पितरों का। मैंने ऑब्जर्व किया है और मुझे काफ़ी लोगों ने भी बताया कि जिनका भी ये नक्षत्र होता है ना, वो कहीं ना कहीं अपने पितरों से बहुत कनेक्टेड होते हैं और पितरों की ब्लेसिंग्स भी बहुत होती है इनके ऊपर। तो क्या कर्मा, क्या कोई पितरों से ही रिलेटेड कर्मा होगा? इनका यही छूटा हुआ है, इनके एंसेस्ट्रल चीजें कुछ ना कुछ छूटी हुई हैं, और वो जो बर्डन है छूटी हुई चीजों का वो इन्हीं के ऊपर आता है। अब अगर ये इससे अवेयर हो जाए कि यार ये बर्डन, मतलब इनको समझ में आ जाए कि यार ये मेरे फोर फादर्स ने छोड़ा था ये काम, या कोई भी एग्जाम्पल, कोई किसी ने पुराने जमाने में कोई सवामनी बोल दी हो, उसको करा नहीं, तो आगे जाके फैमिली में से ये लोग होंगे जिनके ऊपर ये काम आएगा। तो इनको तुरंत अगर ऐसी कोई भी सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन बन रही है तो इनको फटाफट से अपने पूर्वजों के अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए ये फैमिली के अंदर रीबर्थ होता है इनका। तो क्या इनकी कुंडली में ज्यादा पितृदोष होता है? पितृदोष तो नहीं बोलेंगे इसके अंदर। मैं जब मघा नक्षत्र प्रोमिनेंट चार्ट होता है ना, मैं उनको एक ही चीज बोलती हूँ कि भाई तुम्हारे लिए कोई देवी देवता काम नहीं करने वाले हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे एंसेस्टर्स ही काम करेंगे। तुम अपने कुल देवी देवताओं के ही मंदिरों में जाओ, सुबह उठ के उन्हीं को याद करो, उन्हीं की ब्लेसिंग्स लो, उन्हीं के पद चिन्हों पे चलो। अपना एक फैमिली ट्री, एक लीनियज ट्री, जैसे स्पीकिंग ट्री का ये ट्री बना हुआ है, तो अपनी फैमिली ट्री अपना बनाओ और उसको तुम जितनी बार देखोगे वो अब तुम्हारे लिए एक मेडिटेशन जैसा है। दादा का नाम ये था, परदादा का नाम था ये था, ये तुम्हारे लिए याद करना, इसको जानना तुम्हारे लिए सबसे बिगेस्ट रेमेडी है। क्योंकि केतु का नक्षत्र है, केतु लाइफ में अगर ऑपरेट हो रहा है और ये नक्षत्र ऑपरेट हो रहे हैं और प्रॉब्लमेटिक है तो ब्लॉकेजेस आती हैं। तो मघा नक्षत्र जब ब्लॉक होता है तो आपको जॉब में ब्लॉकेज, मैरिज में ब्लॉकेज, बच्चा होने में ब्लॉकेज, माइंड ब्लॉकेज, घर के अंदर अशांति, लड़ाई झगड़े, ये सब कहीं ना कहीं पास से आ रहा है। और आप मेन कोर हो उसका, आपको पास्ट के इश्यूज रिजॉल्व करने चाहिए और आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, मघा नक्षत्र रिस्पॉन्सिबिलिटी का नक्षत्र। और मैम काफी लोग कमेंट्स में बोलेंगे कि मैं ये जानूं कैसे कि मेरे पितरों ने क्या छोड़ दिया करना, तो ये कैसे पता लगेगा? ये कि देखो क्या होता है इसके अंदर, अगर ये नक्षत्र अच्छा है तो ऑलरेडी वो बहुत पावरफुल फैमिली में पैदा हुआ है, क्योंकि मघा नक्षत्र अथॉरिटी का नक्षत्र है, पोस्ट राजगद्दी का नक्षत्र है, उसका थ्रोन ही है, उसका सिंबल ही थ्रोन है। तो अगर वो अच्छा है तो ऐसे इंसान ऐसी जगह पे पैदा हुआ है। और अगर उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा अड़चने आती हैं, ब्लॉकेजेस है बहुत ज्यादा, तो केतु के नक्षत्र है और उसमें फिर स्पेशली मघा नक्षत्र है, तो फिर वो जानना चालू करे अपनी फैमिली हिस्ट्री, उसको सोर्सेज 100% मिलेंगे, साइंस मिल जाए, मघा को मिलेगा ही मिलेगा। उसको इनिशिएट तो उसी को करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई। बिल्कुल। तो सबसे पहले वो अपने कुल देवी देवता का पता करे, कहाँ है, कौन है, वहां पे जाना चालू करे, वहां से फिर धीरे धीरे रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। बिल्कुल। इसी से हम मूल नक्षत्र की बात करते हैं। मूल को ट्रांसफॉर्मेशन, बिगिनिंग्स और एंड का नक्षत्र कहा गया है, तो इनका क्या कर्मा होगा? अश्वनी का सेल्फ से था, मघा का एक फैमिली, एक सोसाइटी, एक पूरा एक अपना जो एक फैमिली आ गई। मूला का यहाँ पे बहुत पर्पस हाई हो जाता है। ओके, ठीक है, ये पूरी एक सोसाइटी, एक पूरा देश, एक पूरी मतलब जहाँ पे कई सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, और वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें जो काम की नहीं है अब उसका डिस्ट्रक्शन करना,
क्योंकि जब कोई चीज़ खत्म होगी तब ही नई चीज़ आएगी। तो मूल की एनर्जी जो है वो, मूल नक्षत्र क्या करता है, सारी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर लेता है, खींच लेता है। तो मूल क्या है, रूट्स हैं। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जितनी भी जमीन के अंदर चीजें उगती हैं, जैसे बीटरूट हो गया, पटेटो हो गया, गाजर हो गई, जो अंदर है वो मूल नक्षत्र को दिखा रही है, जमीन के अंदर है वो, रूट्स हैं वो। तो आप देखो अनियन जो होता है ना, वो मूल नक्षत्र की बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। प्याज, तो आपने सुना होगा कि प्याज क्या करता है, अगर आप काट के फ्रिज में रख देंगे तो पूरी स्मेल को ले लेता है, कर लेगा। आपके बुखार है तो आपकी गर्माश पूरी वो कर लेगा, ठीक है। तो मूल नक्षत्र अगर प्रोमिनेंट चार्ट में होता है, ऐसे लोग कहीं पर भी जाते हैं ना, वहां की नेगेटिव एनर्जी को पूरा खींच लेते हैं और उसको हील कर देते हैं। तो इनका पर्पस ऑफ लाइफ जो होता है हीलिंग के पर्सपेक्टिव से, वो लार्जर लेवल पर होता है। बड़ी बड़े लेवल पे, बड़े सोसाइटी को ये लोग सर्व करते हैं, हील करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं और फिर नई चीज़ों को पैदा करते हैं। तो मूल एनर्जी जो है काफ़ी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, लेकिन अगर ये एनर्जी को चैनलाइज कर ले तो ये हीलर्स बन जाएंगे। हीलर नॉर्मल हीलर नहीं होते ये मास लेवल पे हील करते हैं लोगों को। ओके, एम्पैथेटिक भी बहुत ज़्यादा। काली की एनर्जी है। काली के अंदर सभी 10 महाविद्याओं, मतलब जितनी भी 9 देवियां है ना, काली थी नहीं, उनको मैनिफेस्ट किया गया था राक्षसों को खत्म करने के लिए। तो जो 9 हमारी देवियां हैं, उन सब में से पावर ली गई, 9 में से कुछ कुछ लेके फिर माँ काली बनी। तो मूला की एनर्जी है और वो हायर पर्पस को सॉल्व, मतलब राक्षसों का आतंक इतना बढ़ गया कि वो 9 देवियां थी, उनके पावर में भी नहीं आई, तो सब में से पावर ली गई, फिर माँ काली बनी और फिर माँ काली बन के उन्होंने डिस्ट्रॉय करा नेगेटिविटी को। वाह, तो ये फिलॉसफी है। इसी से हम वीनस के नक्षत्र पे चलते हैं। हम सबसे पहला भरणी नक्षत्र की बात करते हैं। उसे डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस का नक्षत्र बोला गया। ये भी बहुत ऑकल्ट की एनर्जी है, मिस्टिज्म की एनर्जी है, क्योंकि यम है इनके देवता, डेथ और रीबर्थ को दिखाती है। भरणी नक्षत्र वालों का है ना, सबसे बड़ा जो एक नेगेटिव साइन होता है, इन लोगों के ऊपर हमेशा प्रेशर रहता है। किस चीज़ का? किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो जैसे भी देश काल परिस्थिति के हिसाब से डिसाइड होगा, चार्ट के हिसाब से डिसाइड होगा। और अगर ये इस प्रेशर को एक्सेप्ट कर ले तो लाइफ ईजी है, नहीं तो फिर ये ट्रांसफॉर्म होंगे उस प्रेशर से बार 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 बार। और इनका पेंडिंग कर्मा भी यही है, क्योंकि इन लोगों के ऊपर काफ़ी लोगों का जिम्मेवारी आने वाली है। भरणी मतलब कई लोगों का भरण पोषण करना। और अगर ये उन चीज़ों से भागेंगे, यहाँ पे कई बार सिंगल पेरेंटिंग का भी इशू आ जाता है। अच्छा, क्योंकि प्रेशर आ गया, सिंगल पेरेंट होके अगर कोई लेडी है, उसको सिंगल पेरेंटिंग करना पड़ रहा है, तो उसको कमाना भी पड़ रहा है, अपने बच्चे को भी देखना पड़ रहा है, तो भरण भी करना पड़ रहा है, उसका लालन पोषण भी करना पड़ रहा है, प्रेशर भी आ गया उसके ऊपर, और वो उन सब चीज़ों से फिर ट्रांसफॉर्म भी हो रही है। तो भरणी नक्षत्र के अंदर पेरेंटिंग, फॉस्टर पेरेंटिंग, एडॉप्शन, सेरोगेसी, ठीक है, एबॉर्शंस, ये बहुत ज़्यादा इस तरीके की एनर्जीज दिखती है। और इनसे रिलेटेड चीज़ों का पेंडिंग कर्मा इनकी लाइफ में बहुत होता है। ये भी हो सकता है ये कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, और गायनेकोलॉजिस्ट होके इनके पास में केसेस ऐसे आ रहे हैं जो एबॉर्शन के केसेस हैं। अगर ऐसे केसेस आ रहे हैं तो इनको बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर ये बार बार इस तरीके से इल्लीगल काम करेंगे, यम का नक्षत्र है, और यम जो है वहां पर कोई भी थ्योरी नहीं चलती है, वहां पे तो फिर सीधा डेथ ही है। अब पूर्व फाल्गुनी की बात करते हैं। वीनस का है, लेकिन ये एक ऐसा नक्षत्र है जिसके साथ लव, पैशन, रोमांस कुछ ज्यादा ही एसोसिएट किया गया है, राइट? ये देखो, भरणी मेष राशि में आता है। हाँ। ये लियो राशि में आता है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है और बहुत सुंदर नक्षत्र है। ये नक्षत्र है ना, आराम को दिखाता है। और ये पूर्व फाल्गुनी मतलब पूर्व के फल, अच्छा, संस्कृत वर्ड है इसका। हिंदी का जो अर्थ है वो पूर्व के फल लेकर आए। ये इसके जो देवता है वो भगा देवता है। भगा मतलब भाग्य के देवता। आपको ऐसी चीजें जो भाग्य से मिली हुई है, जो आप
बर्थ के साथ अपने भाग्य से लेकर आए, मतलब बहुत अच्छा रिच कर्म। फैमिली में पैदा हो गए, पूर्व जन्मों का अच्छा पूर्व कर्म। जन्मों के फल हैं आपके। आप नॉर्मल थे, मेरे पास में बहुत सारे ऐसे चार्ट हैं जो नॉर्मल, ज़्यादा बहुत एजुकेशन भी नहीं है, बहुत वेल्दी फैमिली से वो लड़की नहीं है और बहुत वेल्दी घर में शादी हो गई। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र 7th हाउस के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना रहे हैं उनके चार्ट के अंदर कि पार्टनर ऐसा मिला, शादी होते ही सारे प्लेजर्स, क्योंकि ये प्लेजर्स का नक्षत्र है, Exactly. रिलैक्सेशन है यहाँ पे। इसका जो Comfort सिंबल है वो है जिसमें वो दो पेड़ में एक वो ऐसे झूला सा लगा हुआ होता है ना, जिसमें आराम कर रहे हैं हम। हाँ, yes. तो ये रिलैक्सेशन, आराम का नक्षत्र है। और सबसे बड़ी चीज, ये नक्षत्र शो ऑफ का नक्षत्र है। तो ये नक्षत्र जब बहुत प्रोमिनेंट चार्ट में होता है, ये लोग बहुत शो ऑफ करते हैं अपनी चीज़ों का, और इनको बड़ा फ्लॉन्ट करते हैं अपनी चीज़ों का, और इनको बहुत मज़ा आता है। भाग्य इसके देवता हैं भगा, और इनको बहुत चीज़ें भाग्य से मिलती है। तो इन लोगों को सूर्य की, क्योंकि भगा जो है वो 12 आदित्यों में से एक है, इनको सूर्य की आराधना करनी चाहिए। ओके। और अगर यहाँ पे पेंडिंग कर्मा इनका नेगेटिव क्या है कि कुछ ना कुछ भाग्य की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ना भाग्य से मिलता है, तो इनके रिलेटिव्स के थ्रू इनको काफी जेलस मिलती है, जेलसी मिलती है। हाँ, और जेलसी की वजह से इनको ना रॉन्ग गाइडेंस मिलती है उनसे, ठीक है। तो जैसे शगुनी ने रॉन्ग गाइड किया, तो इन लोगों को भी कोई ना कोई रॉन्ग गाइडेंस की वजह से इनको फैमिली के अंदर अपने राइट्स के लिए, अपनी संपत्ति के लिए भगा, मतलब अपने भाग्य, जो मेरा भाग्य का है, ये प्रॉपर्टी मेरे भाग्य की है, ये मेरा पार्ट है, उसको मिलने में काफी प्रॉब्लम आती है। ये इनका पेंडिंग कर्म है। तो मैम एक अच्छा पेंडिंग कर्मा भी तो हो सकता है। ऐसा होता है ना कि कुछ लोग बहुत अच्छा कर्म कर देते हैं, तो उनका पेंडिंग कर्म है कि अच्छे कंफर्ट्स ऑफ लाइफ के। ये है ना, ये तो है ही, कंफर्ट का है, रिलैक्सेशन का है, मौज मस्ती का, पार्टी का नक्षत्र है ये नक्षत्र। जहां पर भी जिस हाउस में आपके फॉल हो रहा है ना, आप हमेशा उस हाउस से रिलेटेड चीजों के अंदर पार्टी करोगे। 10th हाउस में आ रहा है, ऐसा इंसान अपने ऑफिस में पार्टी करता रहेगा। 7th हाउस में आ रहा है, अपने पार्टनर के साथ में हमेशा पार्टी वाले फॉर्म में रहेगा। 4th हाउस में आ रहा है, तो मदर हमेशा हर काम में पार्टी करती रहती है। वेरी इंटरेस्टिंग। पार्टी का नक्षत्र है। हाँ, इस एंगल से मैंने कभी नहीं सुना इस नक्षत्र के बारे में, आई एम श्योर हमारे दर्शकों ने भी नहीं सुना होगा। तो इसी से मूव करते हैं पूर्वाषाढ़ नक्षत्र पे। ये वीनस का लास्ट तीसरा नक्षत्र है, तीसरा नक्षत्र है, और ये इनविंसिबल विक्ट्री है। ये नक्षत्र जो है, इसकी जो देवी है वो अपहा देवी है, जल की देवी। अब ये जल वो जल नहीं है जो नॉर्मल पानी है, ये एनर्जाइज्ड वाटर है। उस पानी को जिसमें आपने बहुत सारे हीलिंग प्रॉपर्टीज डाल दी है, जैसे आजकल वो गोल्ड वाटर आ रहा है, ब्लू वाटर आ रहा है, अलग, वो क्या है, एनर्जाइज्ड वाटर्स हैं। yes. तो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र एनर्जाइज्ड वाटर है। तो इन लोगों के पास में हीलिंग, कुछ एनर्जाइज्ड लोगों को रिजुवनेट करने की पावर, हील करने की पावर बहुत ज्यादा होती है। और ज्यादातर ये नक्षत्र मैंने जैसे जो होती है ना, मॉडल्स, फैशंस, इंडस्ट्री से रिलेटेड, क्रिएटिव टैलेंट्स, ब्यूटीफुल, बहुत इसके अंदर ग्रेस है, इस नक्षत्र के अंदर ग्रेसफुल होते हैं। और इसकी जो देवी है वो मैंने बताया त्रिपुर सुंदरी, माँ त्रिपुर सुंदरी, तो इनकी पूजा इन लोगों को करनी चाहिए। इन लोगों के जो पेंडिंग कर्मा, अगर मैं नेगेटिव बोलूं, तो ये लोग ना बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं और झगड़े बहुत होते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये वो नक्षत्र है जहां पे युद्ध की बिगुल बजाया गया है। तो इन लोगों को बहुत जल्दी अपने कोई भी कामों को है ना, अगर इनका पूरा नहीं हो रहा तो झगड़े में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। अब तो आर पार की लड़ाई है, अब तो देख लेंगे, ये लोग बहुत जल्दी करते हैं, इससे इनको बचना चाहिए। बाकी शुक्र का बहुत पावरफुल नक्षत्र है, ये नॉर्मल नक्षत्र नहीं है, इनविंसिबल विक्ट्री है। ये इंसान जीता जिताया है अपनी लाइफ में, ये विक्ट्री लेकर आया है। विक्ट्री का नक्षत्र, विक्ट्री का नक्षत्र, बिल्कुल ठीक है। इसी से अब हम सन के नक्षत्रों की बात करते हैं। कृत्तिका नक्षत्र, जिसे इंटेलिजेंस और ब्राइटनेस का नक्षत्र कहा गया है, क्योंकि सन है तो चमकता है ये नक्षत्र। ये सूर्य का नक्षत्र है, कृत्तिका नक्षत्र, ठीक है। और कृत्तिका मतलब इसका जो सिंबल है ना, वो एक ब्लेड है, कटर है। तो इनका जो नेगेटिव ट्रेट होता है ना, वो ये है कि इनकी जबान ब्लेड जैसी होती है, कटर जैसी होती है। चंद्रमा कृत्तिका में ना, ये इंसान बहुत बोल्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, सामने वाले को कितना बुरा लगेगा इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो वाणी का अगर सेकंड हाउस से कनेक्शन हो जाए, वाणी का चंद्रमा इसमें है, सेकंड हाउस से कनेक्शन है, तो बहुत, थर्ड हाउस से हो जाए तो बोल्ड लिखेगा, तीखा लिखेगा, जिससे कहीं, हाँ, तीखा लिख रहा है।
तो ज़्यादातर मैंने ना ऐसे लोगों के चार्ट में देखे हैं जो बहुत ज़्यादा डिबेटिंग क्वालिटीज़ इनकी बहुत अच्छी होती है, जो बहुत दहाड़ के बोलते हैं, जिनको डर नहीं लगता। जैसे ममता बनर्जी है, दहाड़ के बोलती हैं बहुत। कृतिका बहुत प्रोमिनेंट है उनके चार्ट में। केजरीवाल का बहुत प्रोमिनेंट है। या जो ऐसे जर्नलिस्ट होते हैं जो ऐसे मुद्दों के ऊपर, टाबू मुद्दों के ऊपर एग्रेसिवली जो बोलते हैं, उनका कृतिका नक्षत्र। और कृतिका नक्षत्र जो है ना, उसके जो देवता हैं वो कार्तिकेय हैं, और कार्तिकेय जो हैं वो देवताओं के सेनापति हैं। तो इनका लाइफ में जन्म किसी बहुत पर्पस के लिए होता है, क्योंकि कार्तिकेय का भी पर्पस के लिए हुआ था, क्योंकि जहां पर देवताओं को कोई नहीं बचा पा रहा था तो कार्तिकेय को एक्स्ट्रा पावर दी गई थी। अच्छा। इन लोगों के पास में भी शारीरिक मानसिक एक्स्ट्रा पावर्स होती है। ओके। अब ये अगर पॉजिटिव वे में यूज कर रहे हैं तो ये बहुत बड़े लेवल पे जाते हैं, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो। और नेगेटिव में अगर करते हैं तो फिर इनके झगड़े बहुत होते हैं लोगों के साथ में। ये लोगों की ईगो बहुत हर्ट करते हैं अपनी बेकार या खराब जबान से। बहुत तीखा बोल जाते हैं ये लोग, जिससे कट लगता है एकदम। एग्जैक्टली। वो बोलते ना आरी चल रही है जैसे, वो इन लोगों के साथ में रहता है। ठीक है। इसी से हम उत्तर फाल्गुनी की बात करते हैं, जिसे नॉरिशमेंट, फैमिली और मैरिज का नक्षत्र भी कहा मैरिज का गया है। नक्षत्र है। यहाँ पे इस नक्षत्र से मतलब जो है शिव और पार्वती का विवाह का ये रिचुअल्स वाला नक्षत्र है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, तो ये बहुत ये जोड़े में नक्षत्र है ना, कॉम्बिनेशंस में है। और ये कॉस्मिक मैरिज को भी दिखा रहे हैं, डिवाइन मैरिज को दिखा रहे हैं। Yes. यहाँ पे सारे शिव पार्वती के रिचुअल्स हो रहे हैं नक्षत्र के अंदर। तो ये नक्षत्र मैरिज के लिए बहुत अच्छा है। आपके कोई भी ऐसे फंक्शंस करना जहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और जहाँ पे शुभ काम हो रहे हैं, तो ये नक्षत्र बहुत अच्छा है। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले जो लोग हैं वो लोग गवर्नमेंट के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर्स होते हैं, ठीक है ना। स्पोर्ट्स के अंदर ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। कई सारे हमारे फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ का ये नक्षत्र है। और हाथ से रिलेटेड जो स्पोर्ट्स के अंदर है उसके अंदर ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। राइटिंग स्किल्स इन लोगों की बहुत अच्छी होती है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ये लोग। और अगर ये नेगेटिव में चल जाए ये नक्षत्र, तो इनकी बहुत सारे डिजीज नर्व से रिलेटेड इनकी लाइफ में हो सकती है। तो ये उनका पेंडिंग कर्मा, ये पेंडिंग कर्मा है, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को ना ओवर थिंकिंग का एक प्रॉब्लम रहता है। अच्छा। और अगर नेगेटिव में है तो रिलेशनशिप में और मैरिज में प्रॉब्लम, उसमें लीगल फिर प्रॉब्लम्स आ रही है। एल्यूमिनी की बात बहुत ज़्यादा होती है इस नक्षत्र के अंदर। मेरा क्या पार्ट मिलेगा मुझे, कितना मुझे मिलना चाहिए, यहाँ पे सारी लीगल फॉर्मेट में बात हो रही है फिर। तो ये इनका पेंडिंग कर्मा बहुत स्ट्रांग बनता है यहाँ पर आकर। इसी से हम सन के लास्ट नक्षत्र की बात करते हैं, उत्तराषाढ़, जिसे धर्म का नक्षत्र भी कहते हैं। धर्म का नक्षत्र है और ये फाइनल विक्ट्री है। पूर्वाषाढ़ में बिगुल बजा था। अच्छा। युद्ध चालू हो रहा है, उससे पहला वाला नक्षत्र है ये। उत्तराषाढ़ विक्ट्री। ये लोग बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस होते हैं, लीडर्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, हायर अथॉरिटीज पे होते हैं। इस नक्षत्र में आप कोई भी, चंद्रमा जब इस नक्षत्र में से जाए, आप कोई भी काम की, शुभ काम की शुरुआत कर सकते हो। तो आपको मतलब फाइनल विक्ट्री मिल रही है। यस। क्योंकि ये विक्टोरियस बनाता है आदमी को। तो ये है इन लोगों का भी। अगर पेंडिंग कर्मा अगर मैं बोलूं तो गवर्नमेंट के साथ में, क्योंकि इसका कुछ पार्ट कैप्रिकॉर्न राशि के अंदर आता है। Okay. तो कैप्रिकॉर्न राशि में अगर आ रहा है तो इन लोगों के ऊपर फैमिली का, सोसाइटी का, जॉब का बहुत सारा पेंडिंग कर्मा होता है, जो इनको अपनी स्किल्स के थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू या अपनी हार्ड वर्क के थ्रू पे बैक करना पड़ता है। और अगर ये सब पे बैक कर ले तो कैप्रिकॉर्न वाला पार्ट भी और सैजिटेरियस वाला पार्ट भी इनको बहुत, क्योंकि विक्ट्री पे लेके जाता है। तो इनके ऊपर मतलब अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं, इजी लैंग्वेज में समझाऊं, तो कई लोगों का भार आता है इन लोगों पर। अच्छा। अकेले फैमिली का, 2 बच्चों का, हस्बैंड वाइफ का भार नहीं है, लार्जर लेवल पर है। अगर सेकंड हाउस से तो पूरी फैमिली का भार आ गया। यस। 10th हाउस से है तो पूरी, आप कोई बड़ी कंपनी चला रहे हो, उसमें आपको 500 लोगों की सैलरी देनी है, एग्जाम्पल के लिए। 7th हाउस से हो तो आपने बहुत, आपका पार्टनरशिप में कोई बिजनेस किया और पार्टनर का भार आपके ऊपर आ गया, उसने कर्जा नहीं चुकाया, आपको चुकाना पड़ रहा है, तो ये इनका नेगेटिव पेंडिंग कर्मा हो गया। बच्चे अगर 5th हाउस में आ गया तो बच्चे से रिलेटेड है कुछ ना कुछ, तो ये इनका पेंडिंग कर्मा यहाँ पे आ सकता है स्ट्रॉन्ग। 3rd हाउस छोटे भाई बहन,
तो छोटे भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ गई, और अगर ये इनसे भागेंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक है। और ये अगर पेंडिंग कर्मा को समझना और उसको फुलफिल करना चार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अगर थर्ड हाउस में कैप्रिकॉन वाला पार्ट उत्तराषाढ़ा में आ रहा है, आपको फाइनल विक्ट्री जब मिलेगी जब आप अपने सिबलिंग्स का कुछ ना कुछ बाहर लेके आगे चलेंगे। इसी से अब हम मून, जो कि एक बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है, उसके 3 नक्षत्रों की बात करते हैं। रोहिणी, जो कि चंद्रमा की फेवरेट वाइफ भी मानी जाती है, राइट? इसी की वजह से उन्हें दक्ष प्रजापति से कर्स भी मिला था। तो रोहिणी को बहुत ही क्रिएटिव और आर्टिस्टिक और बहुत ही सुंदर लोग होते हैं रोहिणी वाले, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है। तो क्या पेंडिंग कर्मा होगा इनका? सुंदरता ही? सुंदरता, जेलस है इनका पेंडिंग कर्मा। जेलसी? हाँ, क्योंकि सारी वाइफ्स जेलस रखती थी ना रोहिणी से। हाँ, तो जेलस वाला फैक्टर, नजर दोष वाला फैक्टर इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा होता है, और उसकी वजह से धीरे धीरे ये आइसोलेट हो जाते हैं। ये लोग, रोहिणी वालों को आप देखोगे बहुत ज्यादा लोगों में फिर ये लोग बैठते नहीं है, जाते नहीं, इनको अकेले रहना अच्छा लगता है या फिर अपने पार्टनर के साथ में रहना अच्छा लगता है। तो लोगों के साथ में जेलस वाला इनका एक पेंडिंग कर्मा बहुत प्रॉम्प्टली चार्ट के अंदर आता है। ओके। और इसको ओवरकम करने के लिए भी, क्योंकि है ना रोहिणी के पास में ना नेचुरल चीजें कुछ है ऐसी मिली हुई उसको, ठीक है ना, जिसमें उसको लगता है ये तो मेरे पास में मेरा क्या, मैं अगर पैसे वाली हूँ या मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छी ड्रेस, तो मेरे पास में है तो मैं कर रही हूँ, लोग इससे क्यों जल रहे हैं। लेकिन लोगों को जेलसी है कि इसके पास में ये सब चीजें कैसे हो सकती है। तो जेलस बहुत बड़ा फैक्टर है रोहिणी के अंदर, और इससे ये पूरी लाइफ परेशान रहते हैं। आप रोहिणी वालों से पूछो तो वो बोलेंगे कि हाँ, मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोग मेरे से जेलसी रखते हैं, उसको धीरे धीरे मैंने अपनी लाइफ से कम करना चालू कर दिया है, या फिर वो लोग आइसोलेट हो जाते हैं। ओके। तो लेकिन ये तो दूसरों की एनर्जी है ना, मतलब जेलसी तो उनके ऊपर आ रही है, दूसरों की एनर्जी। तो इनका पेंडिंग कर्मा क्या है? ये उस जेलसी को कैसे हटा सकते हैं? नहीं, इनका ये इनके हाथ में नहीं हो, तो दूसरों की वो तो इनको वहां से मिलती ही रहेगी। चाहे रोहिणी अच्छा बैठा हुआ है, चाहे बुरा बैठा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर पेंडिंग कर्मा की बात करूं तो रोहिणी टॉरस राशि में आता है, ठीक है, जो कि आपके रिसोर्सेज की, फैमिली की, स्पीच की, फूड की कहीं है। इसमें अगर सपोज मैलेफिक आ जाए तो आपका कुछ ना कुछ फूड पॉइजनिंग, एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि आप कुछ भी, आपका मन करता है कि यार मैं बहुत अच्छा भोजन करूं, बहुत रिच भोजन करूं, लेकिन आपकी हेल्थ अलाउड नहीं कर रही है। ओके। तो आपका वो मन जो है, आपकी जो डिजायर है वो अटकी हुई है, वो पूरी नहीं हो रही है कहीं ना कहीं। मन तो आपका बहुत है, यार मैं ये खाऊं, लेकिन डॉक्टर ने बना कर रखा डायबिटीज है, अगर मैलेफिक उसके अंदर आए हुए हैं तो यही मैं मानती हूँ कि हो सकता है यही इनका कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा है कि अपने, क्योंकि ये आराम का नक्षत्र है, लग्जरी का नक्षत्र है, संपन्नता का नक्षत्र है, रुपए पैसा, चमकती हुई चीजें, सुंदर चीजें, सुंदरता तो यहाँ पर है ही है, और नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पर, जो मून की होती है, जो मून की होती है, चार्म है यहाँ पर बहुत ज्यादा। तो फिर मैं उसी बात पे आऊंगी कि लोग इनसे कटते हैं बहुत ज्यादा, इनकी चार्म से, इनके टैलेंट से। तो उस आइसोलेशन, उस अकेलेपन को ही भोगना शायद इनका पेंडिंग कर्मा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये लोग रहते हैं आइसोलेशन में, अकेला रहते हैं ये लोग, छोड़ना पड़ता है धीरे धीरे इनको लोगों को। इसी से मून के दूसरे नक्षत्र की बात करते हैं, हस्त नक्षत्र, जिसे इंटेलिजेंस का नक्षत्र भी कहा जाता है। करेक्ट, बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि ये वर्गो साइन के अंदर आता है, जो कि मरकरी का साइन है, इंटेलिजेंस का साइन है, और इनके अंदर हाथ की कुछ पावर्स हैं, इसको हम डिवाइन पावर्स भी बोल सकते हैं, ब्लेस्ड है ये लोग। हाथ, तो हाथ का काम कुछ भी, चाहे वो कैलकुलेशंस करने का हो, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का हो, कोई टैलेंट का हो, कोई स्पोर्ट्स का हो, कोई कुकिंग का हो, कोई डिजाइन करने का हो, कुछ कपड़े सिलने का हो, तो हस्त अगर प्रोमिनेंट है तो उसके अंदर कोई ना कोई, उसके हाथों के अंदर कुछ पावर्स है। और यहाँ पे इसकी जो देवता हैं वो सवितुर हैं। तो मैं यहाँ पे बोलती हूँ हस्ता वालों के लिए कि इन लोगों को गायत्री मंत्र बहुत करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के पास में जो लोग मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करते हैं ना, या मैनिफेस्टेशंस को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मानते हैं या बिलीव करते हैं, इस टेक्नोलॉजी, इस ये जो पूरी मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है इसमें, तो ये हस्ता का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। तो हस्त वाला इन चीज के अंदर बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, और इनकी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी फुलफिल भी होती है। तो इन लोगों को अगर हस्ता है तो इन लोगों को जितनी भी ऐसे अल्टरनेटिव साइंसेस हैं उसके अंदर मैनिफेस्टेशंस को पकड़ना चाहिए,
और मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के ऊपर इनको काम करना चाहिए, क्योंकि हस्ता मतलब आपने कुछ मैनिफेस्ट करा और वो आपके हाथ में आ गया। हस्त मतलब हाथ में आ गया, वो पावर आपके हाथ में आ गई, तो वो इनके पास में पावर है। ओके। तो इन लोगों को, और ये चंद्रमा के सारे नक्षत्र ना, आप ये बहुत अच्छा इंट्यूटिव पावर्स देते हैं और बहुत अच्छे ये आपको है ना हीलर्स, या जो लोग आपकी साइकोलॉजी को हील करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये नक्षत्र उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। हस्त नक्षत्र डिजाइनिंग का काम हो गया, कैलकुलेशंस का काम हो गया। अगर नेगेटिव में है तो फॉर्जरी हो गई, गलत डॉक्यूमेंट साइन करवा लिए, गलत पेपर्स बनवा लिए, बड़े बड़े स्कैम कर दिए, तो ये स्कैमर्स भी हो सकते हैं बड़े बड़े। और ये अगर ये स्कैमर वाले इसमें गए तो ये इनका पेंडिंग कर्मा है, उसमें वो गए, उसमें नेगेटिव चीजें करी, पकड़े गए और लंबी इनको सजा मिली। क्योंकि ये लोग बहुत मास्टर होते हैं पेपर बदलने में, डॉक्यूमेंट्स बदलने में, गलत सिग्नेचर करवाने में या करने में, सिग्नेचर को बदलने में, फर्जी सिग्नेचर करने में, इनमें ये लोग मास्टर हैं। क्योंकि हाथ की कलाकारी ना इन लोगों के पास में, तो ये लोग काम बहुत सफाई से, मतलब चोरी करना बड़ी सफाई से करना, किसी को पता ही नहीं चले। ये हस्ता के पास में पावर है। इसी से हम श्रवण नक्षत्र पे मूव करते हैं, जो कि ग्रोथ का नक्षत्र भी माना जाता है, अंडरस्टैंडिंग का नक्षत्र भी माना जाता है। करेक्ट। ये चंद्रमा का तीसरा नक्षत्र है और ये कैप्रिकॉर्न राशि के अंदर आता है। तो क्योंकि अर्दी साइन के अंदर आ रहा है तो इसके अंदर अर्थ वाली चीज़ें, मटेरियल वाली चीज़ें बहुत अच्छी है। और यहाँ पे दान देने वाली भी, क्योंकि यहाँ पर वामन अवतार की स्टोरी निकल कर आती है। ठीक है, तो श्रवण मतलब होता है सुनना, है ना, तो हाँ, पावर ऑफ हियरिंग। ठीक है, तो इन लोगों को श्रवण नक्षत्र प्रोमिनेंट चार्ट में है, तो ये लोगों को पढ़ने से ज्यादा सुनने का शौक होता है। कोई भी चीज ये ना सुन सुन के सीखते हैं। एक तो होता है किताब पढ़ना, और एक तो कोई भी हम चीज सुन रहे हैं और फिर सीख रहे हैं, तो लर्निंग इनकी सुन सुन के होती है। और हमारे वैदिक जो एजुकेशन सिस्टम था वो पूरा श्रवण बेस्ड था। ओके। गुरु एक तक ऊपर बैठ के और सुनाते थे कथाएं, और उनके जो शिष्य थे वो सुनते थे। तो अगर श्रवण बहुत अच्छा है चार्ट के अंदर, तो इनका ये टैलेंट बहुत अच्छा है, ये सुन की चीज़ों को याद कर लेते हैं। अगर ये नेगेटिव, अगर ये मैलेफिक इम्पैक्ट में है, तो या तो कुछ हेयरिंग का प्रॉब्लम होगा इनको, या फिर बहुत जल्दी दूसरों के र्यूमर्स को सुन के और नेगेटिव हो जाना, बातों में आ जाना लोगों की, या बातें बहुत बनाना, गॉसिप्स बहुत करना, इधर से उधर बातों को कान में बहुत फूंकना डालना। और अगर ये ट्रेड्स करते हैं ये लोग, तो ये इनका बहुत स्ट्रॉन्ग पेंडिंग कर्मा है। तो ये जितने लोगों की र्यूमर्स फैला रहे हैं, दूसरों के कानों में नेगेटिव बातें डाल रहे हैं, उससे डबल सोर्स में इनकी लाइफ में आने वाली है। यू अट्रैक्ट द सेम एनर्जी। श्रवण में बहुत ध्यान रखना चाहिए। श्रवण अगर नक्षत्र है तो आपको बहुत सोच समझ के अपने शब्दों का चयन करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डालने वाला है। आपकी कोई भी उठपटांग बात कितने लोगों को मेंटल लेवल पे डिस्ट्रॉय कर सकती है। यस। तो आपके लिए तो वो एक ऐसी बात हुई, लेकिन आपने नहीं पता आपने क्या कर दिया। क्योंकि इसके जो गुरु बृहस्पति हैं, इसके देवता गुरु है यहाँ पर, तो राइट नॉलेज पहुंचाना। इसी से अब हम मार्स के नक्षत्रों की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं मृगशिरा की बात करना चाहूंगी, जो कि डेवलपमेंट का नक्षत्र भी बोला जाता है, और मार्स है तो एनर्जी तो बहुत होगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। ठीक है, और इसको सर्चिंग स्टार बोलते हैं। तो जो गूगल के फाउंडर हैं या आपके सुंदर पिचाई हैं, इनका मेजर प्लैनेट्स इस नक्षत्र में, क्योंकि वो काम इस पे कर रहा है ना, सर्चिंग। गूगल क्या है? सर्चिंग प्लेटफॉर्म है। तो जिन्होंने भी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया है, इन प्लेटफॉर्म्स के, उनका मृगशिरा बहुत प्रोमिनेंट उनके चार्ट में होता है। 2 के एग्जाम्पल तो मैंने आपको यहाँ पर दे दिए। अब यहाँ पर ये नक्षत्र का पेंडिंग कर्मा उनके इन लॉज के साथ में बहुत तगड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर भी वैदिक जो कथाओं में से निकल के आता है, शिव और पार्वती के विवाह के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी और वो सती बन गई थी, जब प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को यज्ञ में नहीं बुलाया था, और वहाँ पे आने के बाद में भी उनकी बहुत इंसल्ट करी, फिर पार्वती उस अग्नि में कूद गई हवन की, और फिर वो सती हो गई। तो ये नक्षत्र का बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो यहाँ पर मृगशिरा वालों की अब पेंडिंग कर्मा, उनकी जो मैरिज होती है, मैरिज से लेके आने वाले 10 साल तक उनकी लाइफ में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है,
और वो उनकी फैमिली से, इन लॉज की तरफ से आती है। अब उस 10 साल में या तो वो रिलेशनशिप चल जाएगा या फिर डिवोर्स हो जाएगा। तो बहुत पेंडिंग कर्मा है। इन लोगों को अपनी मैरिज के इनिशियल स्टेजेस में मिसअंडरस्टैंडिंग वाले बातों को साइड में रखना चाहिए, नहीं तो मैरिज में बहुत ट्रबल है। बहुत इंटेंस है ये तो। बहुत इंटेंस है। मैंने बताया ना शिव पार्वती का कैसे हो गया था, फिर वो वैरागी बन गए, सब छोड़ के चले गए। तो यहाँ पे कई बार इनकी लाइफ में इनकी पार्टनर या हस्बैंड या वाइफ कुछ समय के लिए इनको छोड़ के चले जाते हैं, दूरियां हो जाती है। तो वो सॉल्व करना पर्सनल बेसिस पर, जिसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, ना तो लड़की के पेरेंट्स का, ना लड़के के पेरेंट्स का, ना भाई बहन का। खुद पर्सनल लेवल पे रिजॉल्व करें अगर मृगशिरा प्रोमिनेंट है तो, और स्पेशली अगर 7th हाउस से कनेक्टेड है तो उनका पेंडिंग कर्मा है ये बहुत स्ट्रांग। तो इसी से अब हम मार्स के सेकंड नक्षत्र की बात करते हैं, जो कि है चित्रा नक्षत्र। इसे एक ब्राइट स्टार भी कहा गया है। करेक्ट, बिल्कुल सही। इसके भी देखो देवता, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ नक्षत्र को अगर समझना है तो उनके देवता को समझो। देवता से सारी चीजें आपको डिकोड हो जाएगी। तो इसके विश्वकर्मा है। तो विश्वकर्मा जी सेलेस्टियल आर्किटेक्ट है, जिन्होंने चाहे वो वज्र हो, त्रिशूल हो, डमरू हो, द्वारका हो, जितनी भी चीजें बनाई हैं सब विश्वकर्मा जी। तो इन लोगों के पास में किसी भी चीज को मटेरियल लेवल पे जो बन के दिख रही है, सामने से टेबल बनी हुई दिख रही है, ये सोफे में बैठी हुई दिख रहा है, तो ऐसा कोई भी चीजें बनाने की बहुत अच्छी इनके अंदर आर्टिस्टिक टैलेंट होता है। और ये नक्षत्र अगर किसी फीमेल की चार्ट में प्रोमिनेंट है तो वो लेडी बॉस है। उस लेडी ने अगर अपनी, बोलते ना कि ड्राइविंग सीट की चाबी वो अपने पास ही रखे, अगर उसने किसी को दे दी उसकी लाइफ मेस हो जाएगी। बहुत स्ट्रॉन्ग पेंडिंग कर्मा है ये चित्रा नक्षत्र, क्योंकि फीमेल टाइग्रेस है यहाँ पर, इसकी जो रूलिंग हाँ एनिमल। और वहाँ पे क्या है, वो बोल्ड है, डोमिनेटिंग है, बॉसी है ना। तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल पर्सनालिटीज होती हैं फीमेल जिनका चित्रा नक्षत्र होता है। नेक बड़ी होगी, बड़ी मतलब स्लिम ट्रिम ब्यूटीफुल होगी, ठीक है, फैशनेबल होगी, बहुत ज्यादा यूनिक कोई ना कोई स्टाइल होगा उस लड़की का, ठीक है, रॉयल सा ऑरा होगा। बस उनको यही, अगर वो हाउसवाइफ है तो उनकी लाइफ में बहुत दिक्कतें आती है, क्योंकि बॉसी नेचर है। उनको अपनी लाइफ की चाबी किसी को नहीं देनी है, खुद अपनी ड्राइव करे, खुद अपने डिसीजंस ले, खुद अपनी चीजें करे, उनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है। ओके, ये उनका पेंडिंग कर। अब मैं बात करना चाहूंगी धनिष्ठा की, जिसके नाम में ही धन और प्रोस्पेरिटी और फेम है। तो इनका क्या पेंडिंग कर्मा होगा? ये भी बिल्कुल धनिष्ठा ही, इसमें तो सभी कुछ आ गया। सच में ये नक्षत्र बहुत फेम देता है, और क्योंकि ये मंगल का नक्षत्र है, ये कैप्रिकॉर्न में भी फॉल हो रहा है, ये कुंभ राशि के अंदर भी फॉल हो रहा है, और इनमें भी कुछ ना कुछ ये स्किल्ड होते हैं कुछ, या टैलेंट के थ्रू इनको ये फेम मिला होता है। कुछ टैलेंट है इनके पास में, कुछ अच्छा स्पोर्ट्स का, म्यूजिक का, या कोई भी फील्ड के अंदर स्किल्ड है ये लोग। इनका अगर ये सपोज ऐसी कोई भी टैलेंट के अंदर है, इनमें कोई टैलेंट है, और ये टैलेंट की वजह से अगर इनको कुछ भी चीज प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल पा रही है ना, तो ब्लॉकेजेस नक्षत्र के अंदर, धनिष्ठा के अंदर, ये इनका पेंडिंग कर्मा है। धनिष्ठा नक्षत्र वालों का अगर मैं पेंडिंग स्ट्रॉन्ग कर्मा बोलूं तो अगर कोई फीमेल है तो उसकी लाइफ में मेल से कनेक्टेड है, या तो उसका मेल पार्टनर, मतलब या तो उसका बॉयफ्रेंड अगर मेल एनर्जी के फॉर्म में उसकी लाइफ में आता है, या फिर उसका हस्बैंड, फादर और ब्रदर भी। फादर से भी हो सकता है, फादर से नहीं है, मेल एनर्जी स्ट्रॉन्ग इस तरीके की कोई, वो फ्रेंड भी हो सकता है, स्कूल कॉलेज टाइम का कुछ हो, तो उसके आने की वजह से वो अपने टैलेंट को अचीव नहीं कर पाई और ब्लॉकेजेस लगे उसके अंदर। कई लोग होते हैं ना लव अफेयर में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि अपना टैलेंट ही छोड़ दिया, खुद पे ध्यान ही नहीं दिया, फिर 5 साल बाद याद आ रहे यार मेरा तो, मैं उसमें चीज में इतनी, मतलब मैं होशियार थी, माहिर थी, लेकिन मैं उसके प्यार के चक्कर में मैंने अपनी चीजें भी साइड में रख दी। ये धनिष्ठा नक्षत्र है, तो प्रोमिनेंट है, तो अपने टैलेंट को कभी भी नजरअंदाज मत करो, साइड में मत रखो। तो चलिए अब हम इसी से राहु के नक्षत्रों की बात करते हैं। पहला नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा के साथ एक अपहीवल कनेक्ट किया गया है कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है इनके अंदर बहुत। करेक्ट है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, क्योंकि स्टॉर्म को दिखा रहा है ये, ठीक है ना, आंधी तूफान, और ये रुद्र की एनर्जी है। और रुद्र में क्या हुआ था, यहाँ पे शिव का जो रुद्र रूप धारण किया, अवतार जो हुआ, वो उन्होंने ब्रह्म हत्या का उनको श्राप लगा था, तो
तो उन्होंने ब्रह्मा जी की हत्या करी और उनके हाथ में उनका वो है, सर है, और उनको जब उन्होंने काट दिया ना सर, तब उनको रियलाइज हुआ कि ये मैंने गलत कर दिया है। और उस वक्त वो सर लेके घूम रहे हैं और बहुत चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मतलब चिल्लाहट है यहाँ पर। तो इन लोगों की लाइफ में भी है ना, ये लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत काम कर लेते हैं, उसके बाद में इनको रियलाइज होता है ये मैंने गलत कर दिया, फिर ये समाज से कट जाते हैं। तो उस वक्त है ना रुद्र का किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया था, किसी भी देवी देवता ने, और सभी देवी देवताओं ने उनको है ना पहले तो वो काम करने के लिए वो कर दिया, मतलब होता है ना किसी को आप बढ़ावा दे दो। तो इन लोगों को इन चीजों से बड़ा बचना चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना, क्योंकि एक तो ये मिथुन साइन में आ रहा है, पूरा बातों का साइन है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स का साइन है, ठीक है। बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, मैंने आपको कुछ बोला, आपने उनको कुछ बोला, वो बात ही बदल जाती है। तो इन लोगों को कभी भी बातों में आके, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स में आके गलत चीजें नहीं करनी चाहिए। ये आइसोलेशन में पटक देगा आपको। मॉइस्ट है यहाँ पर, क्राइंग है, तो ये लोग अपने आप को खुद ही हील करते हैं और बहुत तगड़े हीलर होते हैं। स्मोक से कुछ इनको बहुत तगड़ा शौक होता है, या तो स्मोक करना या कुछ ऐसी एनर्जीज में रहना। राहु का भी है, राहु का नक्षत्र है, और ये लोग सोसाइटी से मतलब अलग थलग रहते हैं, कटे हुए रहते हैं, कट ऑफ रहते हैं। जहाँ रह भी रहे ना तो आसपास में ज़्यादा घर नहीं है, हवाएं ज़्यादा चल रही है, पास में कोई पहाड़ है, कोई जंगल है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे घर वर नहीं है, लोगों से कटे हुए हैं, सोसाइटी से कट ऑफ है। इसी से हम स्वाति नक्षत्र की बात करते हैं। करेज का नक्षत्र माना गया है स्वाति नक्षत्र को। ये राहु का सेकंड नक्षत्र है। Yes. और ये भी चित्रा के जैसे बहुत इंडिपेंडेंट बनाता है, ये बोल्ड बनाता है। मैंने बहुत फीमेल्स के चार्ट में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है, जिनका स्वाति बहुत प्रोमिनेंट होता है, उनको रिलेशनशिप चलाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है उन फीमेल्स को, ठीक है, क्योंकि वो इतनी इंडिपेंडेंट होती हैं। तो वो इंडिपेंडेंसी है ना मेल को पसंद नहीं आती। मैंने बहुत चार्ट में मतलब कई लड़कियों ने मेरे से पूछा कि मैम हमारे मतलब अच्छी फ्रेंडशिप होती है, मैरिज तक बात पहुंचती है, और वो हो ही नहीं पाती, जिसमें मेरा नेचर क्योंकि ये लिब्रा राशि में आ रहा है, बैलेंस सीकर हैं ये लोग। लव, अच्छी पर्सनैलिटी होती है, प्लीजिंग पर्सनैलिटी होती है, फिर भी इनका पार्टनर इनसे अगर मैलेफिक इम्पैक्ट है तो दूर चला जाता है, क्योंकि बहुत इंडिपेंडेंट है ये लोग। और तो वो लड़की मुझे बोली कि मैम मुझे तो अब ऐसा लगता है कि है ना कोई भी लड़का जब शादी करना है ना उसको है ना बेवकूफ़ सी दब्बू सी लड़की चाहिए, हम जैसी इंडिपेंडेंट लड़कियां नहीं चाहिए। ये स्वाति नक्षत्र की क्वालिटी है। तो मेजर प्लैनेट्स अगर स्वाति में, वो इंसान बहुत इंडिपेंडेंट है, बचपन से बहुत छोटी उम्र से अपने शूज पहनना उसे चालू कर दिए थे, खुद नहीं। वो उसकी मम्मा नहीं पढ़ा रही थी बैठकर कि बेटा पहन, बेटा टिफिन रख, बेटा स्कूल जा, वो सब काम अपने खुद कर रहा है। और अगर स्वाति प्रोमिनेंट है और उसकी लाइफ में अगर ब्लॉकेजेस आ रही है तो वो खुद के काम खुद करना चालू कर दे, वो ब्लॉकेजेस ओपन हो जाएंगी। वायु का नक्षत्र है, और वायु का काम क्या है, वायु जैसे ही आती है आपको शीतलता मिलती है। ये लोग घर एंटर भी करते हैं ना रूम में तो पता चलता है कोई आया है, फील होता है ना वायु, आपने खिड़की खोली, टेंशन फील हुआ, स्पॉटलाइट मिलती है, स्पॉटलाइट मिलती है। तो मैम कहीं ना कहीं इनको वो कंट्रोल को लेट गो करना है, क्योंकि रिलेशनशिप में ये कंट्रोल नहीं है, थोड़ा सरेंडर भी जरूरी है। इनको यहीं पे सारा इनका पेंडिंग कर्मा है। ये इतने इंडिपेंडेंट होते हैं, सोच से भी, विचारों से भी, एक्शन से भी, तो सामने वाले को लगता है कि इसको मेरी जरूरत ही नहीं है। यहाँ से सब मिसअंडरस्टैंडिंग चालू होती है इनकी रिलेशनशिप में, क्योंकि लिब्रा साइन रिलेशनशिप का साइन है, और लिब्रा साइन के अंदर स्वाति नक्षत्र फॉल हो रहा है, और मैलेफिक आ जाए तो तगड़े लेवल पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स। वो इंसान को लग रहा है मैं तो सब कुछ खुद ही कर रहा हूँ, कुछ समय बाद में सोचता है मेरे को पार्टनर की जरूरत ही नहीं है। यस। तो ये सीजन को मैनेज करनी चाहिए, बैलेंस करनी चाहिए, यही रिलेशनशिप ही इनका पेंडिंग कर्मा है। इसी से अब हम शतभिषा की बात करते हैं, जिसे जजमेंट का नक्षत्र भी कहा गया है। हाँ, ये राहु का लास्ट नक्षत्र है, ठीक है, और ये प्योरली हीलिंग की एनर्जी है, और ये पूरी तरीके से माइंड की हीलिंग। तो ये बहुत अच्छे हीलर्स, डॉक्टर्स, या जो लोगों को साइकोलॉजिकल बहुत जो इश्यूज होते हैं ना, ये नक्षत्र का बहुत है। और इस नक्षत्र के अंदर इन लोगों को एक वो होता है, ऑर्गेनिक का बड़ा कीड़ा होता है, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक चीजें, ऑर्गेनिक मेडिसिन, देशी दवाइयाँ, ऐसी सब चीजें। ये लोग बहुत रेसिपीज बनाते रहते हैं, ये इस तेल के अंदर 10 चीज ये डालो और लगाओ तो बाल ऐसे हो जाएंगे, ये चीज खाओ तो ऐसा हो जाएगा। और इनको मेंटल थेरेपीज के ऊपर ये बहुत बात करते हैं, ठीक है ना। और आईटी के अंदर इनका बहुत टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी इनका एक रुझान रहता है। तो ये नक्षत्र है। इन लोगों का
पेंडिंग कर्मा, हाँ भगवान शिव के लिए बहुत अट्रैक्शन होता है इन लोगों का, भगवान शिव इनको खींचते हैं अपनी तरफ। Yes. और इनकी एक्चुअल में हीलिंग जो है ना, जब ये शिव जी भगवान कर शिव को सकते हैं। पकड़ लेते हैं, इनकी मेंटल हीलिंग स्टार्ट, क्योंकि इनको सारी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, सारा का सारा डिप्रेशन, ठीक है, अंदर इनर टर्मोइल्स, डीप डार्क सीक्रेट्स जो किसी से डिस्कस नहीं करते हैं, ये लोग कर भी नहीं पाते, इनको घुटन बहुत रहती है, ठीक है, थायराइड की प्रॉब्लम इनको हो सकती है क्योंकि इमोशंस अपने अंदर रखते हैं ये लोग बहुत ज्यादा, बोलते नहीं, ये लोग जैसे ही भगवान शिव की आराधना करेंगे, इनके सारे पेन, इनका पॉइजन जो है वो सब डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इनका पेंडिंग कर्मा सारा यहाँ से आता है। और शिव और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म तो साथ साथ चलते बहुत। ही हैं। तो केतु का नक्षत्र है, केतु भी राहु का अध्यात्म देता है, नक्षत्र, सॉरी हाँ, राहु का right. नक्षत्र है, हाँ बिल्कुल। तो इसी से अब हम मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट की बात करते हैं। वैसे तो हर प्लैनेट ही बेनिफिक है, पर जुपिटर को बोला गया है कि जुपिटर अच्छा तो सब अच्छा। पुनर्वसु नक्षत्र जो कि एक्सपेंशन, अबंडेंस का नक्षत्र बोला जाता है। ये नक्षत्र भी डुअलिटी को दिखाता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी अगर पुनर्वसु बहुत ज़्यादा आपका चार्ट में एक्टिव है, इन लोगों को डुअलिटी की वजह से, मतलब डुअल माइंड की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है डिसीजन मेकिंग के अंदर, ये काम करें ये नहीं करें, ये ऐसे। और पुनर्वसु का एक ट्रेट है, पुनर्वसु मतलब रिपीटेशन को दिखाता है ये नक्षत्र। तो कई बार इनका पेंडिंग कर्मा यही है कि इनको कभी भी एक बार में काम करने पे सक्सेस नहीं मिल रही है, इन्होंने वो काम 2 बार 3 बार करा जब जाके सक्सेस मिली, रिपीटेशन को दिखा रहा है। क्योंकि ये वैसे ये धर्म का बहुत पॉजिटिव नक्षत्र है, अबंडेंस का है, वेल्थ का नक्षत्र है, भगवान राम का जन्म नक्षत्र है ये, ठीक है, तो नॉर्मल नक्षत्र नहीं है। और ये धर्म राइटियसनेस को स्टैब्लिश करना सोसाइटी के अंदर, तो ये लोग अगर ऐसे कामों के अंदर हैं जिससे समाज का भला हो रहा है, तो ये नक्षत्र बहुत अच्छे से काम करेगा। नहीं तो ये लाइफ में आपको रिपीटेशन करवाएगा, आप बार बार एक काम को करोगे। तो ये इनका पेंडिंग, ये इनका पेंडिंग करना, रिपीटेशन। इसी से दूसरे विशाखा की बात करते हैं, जिसे अथॉरिटी का नक्षत्र भी कहा जाता है। देखिए ये गुरु का नक्षत्र है और ये काफी पावरफुल नक्षत्र है, क्योंकि 27 नक्षत्रों में सिर्फ ये नक्षत्र है जिसके 2 देवता हैं विशाखा के, एक इंद्र और एक इंद्र अग्नि। ओके, ठीक है ना, एक इंद्र है और एक अग्नि है, ठीक है। तो इंद्र देवताओं के राजा, अपने आप में इतने पावरफुल, और अग्नि क्या है, अग्नि आपको प्यूरिफाई करती है, लीडरशिप क्वालिटीज देखते हैं हम। वो एक इंद्र एक पोस्ट है, एक टाइटल है, राजा, ये इस कंपनी का सीईओ है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर, ये पोस्ट है, तो इंद्र एक पोस्ट है। yes. अग्नि जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज है आपके अंदर, ठीक है। तो ये प्यूरिफाई, तो इस सिर्फ विशाखा के 2 देवता हैं। अच्छा। इस नक्षत्र में भी डुअलिटी है, क्योंकि विशाखा 2 शाखा, 2 ब्रांचेस, तो ये अपनी लाइफ में हमेशा डुअलिटी में झूलते रहते हैं। स्पिरिचुअलिटी मटेरियलिस्टिक, स्पिरिचुअलिटी मटेरियलिस्टिक। और अगर ये नक्षत्र लग्न या मैलेफिक इम्पैक्ट में आ जाए ना, इन लोगों को मानसिक बीमारियां होती हैं। मैंने बहुत चार्ट में देखा है जिनको मानसिक बीमारियां हैं। जो लोग ऐसे पार्टनर नहीं होते जो लव बॉम्बिंग करते हैं, या और जो लोग ऐसी बहुत करते हैं हरकतें, अभी पार्टनर को फोन किया, बहुत अच्छे से बात कर ली, 1 घंटे बाद में लड़ाई करने लग गए, डुअल मेंटेलिटी, पुश एंड पुल, ये सारे, तो ये सब चीजें इन लोगों को इसलिए मानसिक रोगी बनाता है। अगर ये नक्षत्र मैलेफिक इम्पैक्ट में है, अच्छे से नहीं बैठा हुआ आपके चार्ट में, तो ये इनका पेंडिंग कर्म है। और इन मानसिक रोगों के अंदर जो उसको जो रोग है वो इंसान मानता ही नहीं कि मेरे को रोग है, सबको वो परेशान कर रहा होता है। डुअलिटी है जबरदस्त माइंड के अंदर, कभी कुछ बात बोल रहा है, कभी कुछ बात बोल, एक थॉट पे नहीं है, अब ये चेंज कर दो, अब इसमें ऐसे डाल दो, ये तो आपने बदला ही नहीं, मैं तो ऐसे बोला था। ये सब चीजें इस विशाखा नक्षत्र में आती है। और अगर ये नक्षत्र बैलेंस्ड है, क्योंकि ये लिब्रा साइन के अंदर फॉल हो रहा है जो कि बैलेंस्ड की राशि है, तो ये नक्षत्र पर्पस को दिखाता है, स्टार ऑफ पर्पस है। तो इन लोगों की लाइफ में भी पर्पस होना बहुत जरूरी है। अगर इनकी लाइफ में पर्पस नहीं है तो ये डुअलिटी में झूलते रहेंगे। ओके, इसी से हम जुपिटर के लास्ट नक्षत्र की बात करते हैं, पूर्व भाद्रपद, प्योरिफिकेशन का नक्षत्र भी बोला गया है इसे। ये नक्षत्र में भी डुअलिटी है। अच्छा, इसके जो सिंबल देखेंगे 2 फेसेस है, 2 एक आदमी है, उसके 2 फेसेस हैं। तो इन लोगों की पर्सनैलिटी भी ऐसी होती है, सुबह कुछ, सुबह एकदम सात्विक, शाम को एकदम नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी भी इस नक्षत्र से निकल कर आती है। बहुत तीक्ष्ण एनर्जी है ये, लेकिन साधनाओं में इस एनर्जी को कोई बीट नहीं कर सकता। तांत्रिक साधनाओं में बहुत जाते हैं ये लोग, एस्ट्रोलॉजी के मास्टर होते हैं, लेकिन तंत्र से कनेक्ट करते हैं ये लोग एस्ट्रोलॉजी को।
ये सारी 64 योगिनियों के ऊपर बात करना, ठीक है ना, 10 महाविद्याओं पे बात करना, ये जो जितनी भी इस तरह की जो गुप्त एक्सट्रीम एनर्जीज हैं, इसके साथ में ये लोग कनेक्टेड रहते हैं। अगर इनका पेंडिंग कर्मा जो है ना, अगर ये किसी गलत तंत्र के साथ में इन्वॉल्व हो जाए तो इनकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। अदरवाइज ये नक्षत्र डीप साधनाओं के अंदर लेके जाता है आदमी को। इसी से अब शनि के नक्षत्रों पे आते हैं। शनि को बहुत ही बदनाम किया गया है कि बहुत ही क्रूर ग्रह है शनि, बहुत ही हार्ड वर्क करवाते हैं। तो पुष्य नक्षत्र की बात करना चाहूँगी मैं इसी से। ठीक है, देखो शनि के हर ग्रह के 3-3 नक्षत्र हैं, तो शनि के जो तीनों नक्षत्र है ना, तो पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, तीनों ही नक्षत्र आपको महानता की तरफ लेके जाते हैं, आपको लाइफ में महान बनाते हैं। तीनों ही नक्षत्र वाटरी साइन के अंदर फॉल हो रहे हैं और ये आपके पास्ट लाइफ के कर्मा के साथ में डीपली अटैच्ड है। तो अगर आपके चार्ट में ये 3 नक्षत्र बहुत प्रोमिनेंट है तो आपके बहुत सारे इवेंट्स, आपकी लाइफ की बहुत सारी जर्नी पास से चलती हुई आ रही है और शनि आपको यहाँ पे ताकत दे रहा है उन सभी चीजों को एक एक करके उन कर्मा को फिनिश करने की। मतलब बहुत सारी, एक कोई रस्सी है, एक कोई धागा, इसमें बहुत सारी गांठें लगी हुई हैं। यस। अब आपको इस जन्म में वो धागा दे दिया है शनि ने, कि आप एक एक खोलो। मतलब एक एक कर्मा इनके सामने निकल के आएगा और वो सब क्योंकि वाटरी साइन में है तो इनको इमोशनल लेवल पर ट्रांसफॉर्म करता है। पहले पेनफुल होता है, तो इसीलिए शनि के तीनों नक्षत्र आपको महान बनाते हैं, क्योंकि आप ऐसे काम करते हो जिससे आप महानता की तरफ बढ़ते हो। तो पुष्य नक्षत्र, मैरिज के लिए नक्षत्र अच्छा नहीं बताया गया है, ठीक है ना। छिद्र नक्षत्र है, मतलब विश्लेषण करता है, कहीं ना कहीं बांटता है पार्टनर को, लेकिन बाकी सभी कामों के लिए ये नक्षत्र सबसे ऑस्पिशियस है, सबसे शुभ नक्षत्र है पुष्या। पुष्या मतलब आपके माइंड की क्वालिटी पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है। इसलिए रवि पुष्य, गुरु पुष्य पे कोई भी चीज खरीदना, कोई भी काम करना, क्योंकि उस दिन चंद्रमा जब पुष्य नक्षत्र में है तो आपकी माइंड की पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रहा है। मतलब उस दिन आपको ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं। चंद्रमा उस दिन ज्यादा थॉट्स पॉजिटिव लेकर आ रहा है और जिस दिन आप पॉजिटिव हैं तो आप सारे काम अच्छे ही करोगे। बहुत सुंदर नक्षत्र है ये पुष्या। पेंडिंग कर्मा स्ट्रांगली सोने के साथ, गोल्ड के साथ होता है, या किसी विडो लेडी या जो सेपरेटेड लेडी या जिसका हस्बैंड नहीं है, इस तरह की जो लेडीज, उनके साथ में अगर मेल के चार्ट में है, मदर के साथ में पेंडिंग कर्मा और गोल्ड, सोना, या तो सोना बिकना, चोरी होना या गिरवी रखना, स्ट्रांग है पेंडिंग कर्मा। अब अनुराधा की बात करते हैं, जिसे फ्रेंडशिप और पार्टनरशिप का नक्षत्र भी कहते हैं। करेक्ट, फ्रेंडशिप और पार्टनरशिप का नक्षत्र है ये भी शनि का नक्षत्र, जैसे मैंने आपको बताया। और यहाँ पर भी इसका जो सिंबल है वो लोटस फ्लावर है। तो ये ब्लूम करते हैं मडी वाटर में, क्योंकि उसी में वो ब्लूम कर रहा है। और लोटस का जो स्टेम्प होता है ना, वो बहुत डीप जाता है अंदर पानी में, तो इनकी कार्मिक रूट्स भी बहुत डीप रूटेड होती है। इनके भी काफ़ी सारे वो गांठें हैं जो इनको इस लाइफ में एक एक करके खोलनी है। तो जब वो गांठ खुलती है तो वो जो ट्रांजिशन पॉइंट होता है वो बड़ा पेनफुल होता है। लेकिन ये लोग, क्योंकि कमल का फूल है, कितना भी कीचड़ हो खिलेंगे जरूर। बिल्कुल। और शनि का नक्षत्र है तो ये भी ग्रेटनेस का नक्षत्र है। इनका पेंडिंग कर्मा बहुत सारे लोगों को, सपोज एग्जाम्पल, ये कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस चालू करा, काफी लोगों को इन्होंने एम्प्लॉय रखा, उनकी सैलरी नहीं दे पाए या टाइम पे नहीं गई, वो एक इनका पेंडिंग कर्मा आ सकता है। इनके सर्वेंट्स के साथ में पेंडिंग कर्मा, इनके एम्प्लॉयज के साथ में, इनके वर्कर्स के साथ में, वो डिपेंड करेगा किस हाउस से है रिलेटेड है, उस हाउस से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग पेंडिंग कर्मा इनका निकल के आता है, जहां पे ये लोग पूरा करते हैं लेकिन इनको बदले में वहां से अच्छे शब्द भी सुनने को नहीं मिलते। लेकिन इन लोगों को उन चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, अपना कर्मा पूरा करके आगे निकल जाना चाहिए। शनि इनको बहुत ब्लेस करते हैं फिर। वाह। इसी से हम सैटर्न के लास्ट नक्षत्र की बात करते हैं, उत्तर भाद्रपद, जो कि सबकॉन्शियस माइंड का नक्षत्र कहा गया है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, क्योंकि मीन राशि के अंदर ये आ रहा है, ठीक है ना, वाटरी साइन के अंदर है, और ये भी डीप साधनाओं को दिखाता है ये नक्षत्र भी, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना, वो इंसान जैसे कोई साधना कर रहा है ना, तो किसी
मतलब होते हैं ना जो लोग कई काफ़ी सारे ये यंत्र वगैरह बनाते हैं, धार्मिक चीज़ें बनाते हैं, मूर्तियाँ बना रहे हैं, ऐसी सब जो चीज़ें जो आपको उस डाइटी के साथ में कनेक्ट कर रही है, कोई चीज़ सामने है ना, और वो कनेक्ट कर रही है, तो ये नक्षत्र वाले लोग इन चीज़ों के अंदर बहुत बिलीव करते हैं। ओके। अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स, साइकोलॉजी को पढ़ने वाले लोग, डीप अंदर आपके इमोशंस को हील करने वाले लोग, ये नक्षत्र के अंदर प्रोमिनेंट है। और फॉरेन लैंड में जाके काम करना इनका पेंडिंग कर्म है। वाओ। क्योंकि सैटर्न कर्म कारक है, Yes. पाइसिस राशि फॉरेन लैंड को दिखाती है, तो इनका पेंडिंग कर्म है। इसी से हम लास्ट प्लैनेट पे आ गए हैं आज के इस डिस्कशन में, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के 3 नक्षत्र हैं, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। अश्लेषा से शुरू करते हैं। करेक्ट। देखो अश्लेषा के अंदर इसके जो देवता हैं वो सब नाग देवता हैं, और नाग हमारे साथ अंदर है, डीप अंदर पाताल लोक में जगह दी गई थी उनको ब्रह्मा जी ने, ठीक है, क्योंकि उनकी जनसंख्या बहुत बढ़ गई थी पृथ्वी लोक पे, तो उनको पाताल लोक दे दिया, तो वहां चले गए। तो ये दिखाता है पाताल लोक मतलब ये काफी डीप है, इंटरनल है, अंदर है इनकी चीजें। तो और ये लोग माइंड गेम्स बहुत खेलते हैं, इनर वर्ल्ड में ज्यादा रहते हैं। इनर वर्ल्ड में, और ये लोग सारा माइंड टैक्टिक्स खेलते हैं। ये लोग कभी भी जाके ना हाथों से लड़ाई नहीं करेंगे, ये अपने माइंड से लड़ाई करते हैं और माइंड से ही जीतते हैं। तो कोई भी ऐसे जो लोग जो ऐसे दिमागी खेल के अंदर बहुत अच्छे हैं, जो वो होते हैं ना वो रूबिक क्यूब्स जो होती है उसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, अश्लेषा बहुत स्ट्रांग है। कोई भी ऐसे पजल जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, अश्लेषा बहुत स्ट्रांग है। कोई भी चीज़ में जहाँ पर भी षड्यंत्र रचना है, दिमाग लगाना है, दिमाग की पावर से जंग को जीतना है, अश्लेषा बहुत स्ट्रांग है। और ये लोग ऐसा नहीं होता कि ये बॉर्न ऐसे होते हैं, इनकी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस आते 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 इनको चालाक बनना पड़ता है। ये चालाक होते नहीं है पहले से, लेकिन लोग इनको इतनी बार, क्योंकि इससे पहला वाला नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र एकदम डिवाइन नॉलेज है, जहाँ पे डिवाइन नॉलेज इंसान सामने वाले को दे रहा है। मैं आपको कुछ चीज नॉलेज दे रही हूँ, बस दे रही हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा है। अब मुझे नहीं पता कि रंगोली ये चालाकी से ले रही है क्या मेरे से, लेकिन अब अश्लेषा में आके इंसान चालाक हो गया कि किसको नॉलेज देनी है और मुझे किसको नहीं देनी है, किसको घुमा फिरा के देनी है, किसको स्ट्रेट देनी है, ये अश्लेषा वाले को पता है। क्योंकि मर्क्यूरी है ना, तो बुद्धि लगाएगा इंसान। हाँ, और उसको सर्कमस्टांसेस ने कर दिया ऐसा, वो काफी बार यूज हो चुका है, अब वो इस फॉर्म में आ चुका है अश्लेषा। तो ये उसका पेंडिंग कर्मा है। अश्लेषा का पेंडिंग कर्मा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, और बहुत सारा होता है, और सारा माइंड गेम के ऊपर होता है, दिमागी चालाकियां। और जितना जल्दी वो इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेगा तो लाइफ में उसको सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी। इन लोगों को दिमाग का यूज़ पूरा करना चाहिए, शब्दों मतलब जाके डायरेक्ट फ्रंट पे नहीं लड़ना चाहिए, इनको बैक में रह के माइंड के साथ में ये लोग करें चीज़ों को। इसी से हम ज्येष्ठा नक्षत्र की बात करते हैं। ज्येष्ठा वाले लोग बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। इनके अंदर बहुत ही समाज का भला करने की एक भावना होती है, मुझे ऐसा लगता है। इसके शब्द से ही आ रहा है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा। यस, ठीक है ना, ये मरकरी का है, और यहाँ पर भी सारा कैलकुलेशन दिमागी ताकत है यहाँ पर भी। और इसकी जो देवता है वो इंद्र देवता है, और इंद्र देवता हमेशा पूरी लाइफ वॉर्स के अंदर बिजी रहे, क्योंकि वो उनका काम ही ये था लड़ना और जीतना और लड़ना। तो और इंद्र ने कोई लड़ाई ज्यादा हारी नहीं है कभी। और इंद्र का ये था कि इंद्र है ना बहुत बार सेल्फ से बहुत मिस्टेक्स करी हैं, तो ज्येष्ठा वाले ना गलतियां बहुत करते हैं। लेकिन बेस्ट पार्ट ये, इंद्र को है ना हमेशा गलती करने के बाद में रियलाइजेशन होता था, कि जैसे उन्होंने गौतम ऋषि की वाइफ अहिल्या के साथ में सेक्सुअल इनकाउंटर किया, करने के बाद में उनको रियलाइज हुआ कि ये चीज मैंने गलत करी। उससे उनको कर्स भी मिला था सहस्त्र योनियों का, कि ठीक है ना, लेकिन उनको रियलाइजेशन हो गया कि मैंने गलत किया। तो ज्येष्ठ वाले गलतियां करते हैं बार बार, लेकिन इनको रियलाइजेशन होता है, फिर से तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, और अपने आप को वापस से रीबिल्ड कर लेते हैं, वापस से खड़े हो जाते हैं। और ये स्कॉर्पियो में आता है, तो इसलिए इनकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस चलते रहते हैं। तो विक्ट्री का नक्षत्र है ये, स्टेटस का नक्षत्र है, हायर अथॉरिटी पोस्ट पे, क्योंकि इंद्र देवताओं के राजा थे, तो ये हमेशा बाय हुक और बाय क्रुक हमेशा स्टेटस अथॉरिटी पे रहते हैं। पेंडिंग कर्मा, इनका पेंडिंग कर्मा, इनका बहुत ज्यादा इनका पेंडिंग कर्मा है। और इनका पेंडिंग कर्मा क्योंकि ज्येष्ठ नक्षत्र बड़ा है, तो यहाँ पे इनके ऊपर जिम्मेवारियों का भार बहुत होता है। अगर आपका महादशा आ गई और ज्येष्ठ नक्षत्र है उसमें, या चंद्रमा आप बोल सकते हो कि भैया
इस इंसान के बचपन में ही इसके ऊपर बहुत जिम्मेवारियां आ गई थी, कंधों पर बोझ आ गया था। इसलिए अगर आप इनका बॉडी स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो इनके शोल्डर्स बहुत ब्रॉड होते हैं, या ये 6 पैक बनाना, बॉडी बिल्डिंग करना बहुत इनके कंधों पे बहुत भार होता है। इनका पेंडिंग कर्मा यही है। काफ़ी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लेनी है, प्रोटेक्शन देना है इनको काफ़ी लोगों को। इसी से हम लास्ट नक्षत्र पर आ गए हैं इस पॉडकास्ट के, रेवती। मेरा फेवरेट नक्षत्र, क्योंकि मोक्ष का नक्षत्र है, स्पिरिचुअलिटी, नरिशमेंट का नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र को हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द रिचेस्ट नक्षत्र। रिचेस्ट मतलब धन पैसों के मामले में सारी जितनी भी, क्योंकि डीप वाटर के अंदर है ये, और जितनी भी मिस्ट्रीज है, जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो हमने देखी नहीं, सुनी नहीं, वो गहरे राज या गहरी चीजें समुद्र के निचले स्तर पे दबी हुई हैं। रेवती उसको दिखा रहा है, और भगवान विष्णु वहां पे विश्राम कर रहे हैं। बहुत सुंदर नक्षत्र है ये नक्षत्र। मतलब मिलेनियर बिलियनियर के 2-3 ग्रहों में तो दिखेगा ही दिखेगा। इसके लिए मैं इतना बोलूंगी, इतना पावरफुल नक्षत्र है। तो इनका कोई पेंडिंग कर्मा नहीं है? इनका पेंडिंग कर्मा भी अगर मैं बोलूं तो इनका उद्धार या जीवन में प्रोग्रेस होती है जब ये स्पिरिचुअल कन्वर्ट की तरफ टर्न होते हैं, एक स्पिरिचुअल साइड जब जाएंगे। क्योंकि पाइसेस है, जब ये चीजों को लेट गो करना चालू कर देंगे, चीजें देना चालू कर देंगे, पाइसेस राशि स्पिरिचुअल हो जाएंगे, तब इनकी लाइफ के अंदर यू टर्न आना स्टार्ट हो जाएगा। वाह, बहुत सुंदर नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। डेफिनेटली। तो दोस्तों, हम सब का कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा होता है। हम सब यहाँ अपना कर्म पूरा करने आए हैं। कोई भी चार्ट परफेक्ट नहीं होता है, जो परफेक्ट है वो इस रेल में तो नहीं एग्जिस्ट करता है। तो आज हमने उसी पेंडिंग कर्मा को नक्षत्र के थ्रू समझा। नक्षत्र हमारा इनर वर्ल्ड, हमारे मन को दर्शाते हैं। तो आपको कैसा लगा आज का ये पॉडकास्ट, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जो भी मैम ने बताया, क्या आप उससे रिलेट कर पाए, क्या आपके नक्षत्र के ट्रेट्स भी वही हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अपने रिलेटिव्स को, अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड्स को ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर कीजिए और उन्हें अपने पेंडिंग कर्मा के बारे में अवेयर कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा और आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। नमस्ते।